वेलकम टू पीएन एजुकेशन। आज हम 25 जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च संस्था स्थापित करने की मंजूरी किस राज्य ने दी है? तो हाल ही में पीपी मॉडल पर एआई रिसर्च संस्था की जो स्थापना है वो गुजरात में की जा रही है और गुजरात में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है केंद्र सरकार, गुजरात सरकार और इंडियन फार्म स्टाइल एलायंस के बीच में कि गुजरात में एक एआई रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत को एआई में सक्षम बनाना, मतलब कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एआई का जो यूज़ हो वो उन्नत तरीके से हो, इसका जो उपयोग हो वो मानव के सदुपयोग के लिए हो, ना कि दुरुपयोग के लिए। ठीक है। और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत जो है इसकी स्थापना की जा रही है गुजरात में। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसका जो यूज़ है वो बौद्धिक संपदा के निर्माण में होगा, एआई से संबंधित मानव समाधान के विकास के लिए होगा, निधि आधारित अनुसंधान के लिए। तो कुल मिला के जो भारत है वो एआई उपभोक्ता के स्थान पर कहना चाहिए एक निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एआई के बारे में, तो एआई से रिलेटेड भारत सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो इसमें इंडिया एआई मिशन चलाया जा रहा है। ठीक है। इंडिया एआई मिशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करूं तो एआई डाटा सेंटर जो है एक विशाखापट्टनम में, एक मुंबई में और एक रायपुर में स्थापित किया गया है। स्थानीय भाषा में एआई को बढ़ावा देने के लिए जो है सर्वम एआई, ठीक है, सर्वम एआई का जो है यूज़ किया गया है। और स्थानीय भाषा में जवाब देने के लिए जो है भाषाणी ऐप लेके आया गया है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारे सभी क्षेत्र में यूज़ किया जा रहा है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो मानवीय रूप से हो, ना कि कहना चाहिए उसका मिसयूज होना चाहिए। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य के वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व किया गया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रायसेन में स्थित रायसेन वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया। क्यों किया है? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार इस पर्यटन को और ऐतिहासिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये रतलाम नहीं है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है ना, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही रायसेन वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। अगर मैं बात करूँ तो ये मध्य प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल भी हुआ है। ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का 8वां और इंडिया का जो है 57वां टाइगर रिजर्व बना है। कौन सा? रायसेन वन्यजीव अभ्यारण्य, या फिर इसको बोल सकते हैं डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व। अब बात करें विष्णु श्रीधर वाकणकर की, तो वाकणकर जी जो थे उनका जन्म हुआ था कहाँ पर? नीमच में। कहाँ पर हुआ था? नीमच में। ठीक है। और इन्होंने भीमबेटका की खोज की थी जो कि रायसेन जिले में है ना, और इसी अभ्यारण्य के अंदर है। तो भीमबेटका की इन्होंने खोज की थी और भीमबेटका जो है अपने प्राग ऐतिहासिक गुफा स्थलों के रूप में जानी जाती है। लगभग 500 जो गुफा स्थल है वो भीमबेटका में जो सबसे प्राचीन है, यहाँ पर मानव सभ्यता के कहना चाहिए प्रमाण मिलते हैं। श्रीधर वाकणकर जो जी है उन्होंने जो है भीमबेटका की खोज की कब? 1957 में जो है भीमबेटका की खोज की, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है। और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2003 में जो है इसे शामिल किया गया था। ठीक है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मध्य प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निर्भया चेतन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो हाल ही में जो निर्भया चेतन पहल है वो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चालू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जमीनी स्तर पर, है ना, जो पंचायतें होती है तो स्थानीय स्तर पर या जमीनी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों में जो लैंगिक असमानता है, तो समानता से संबंधित जो निर्वाचित प्रतिनिधित्व है, कौन? निर्वाचित प्रतिनिधि। ठीक है। चाहे वो पंच हो, चाहे वो सरपंच हो, ठीक है, वार्ड के कोई व्यक्ति हो, तो निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच में, पुरुषों के बीच में जो कहना चाहिए एक असमानता का जो भाव है उसकी सोच को बदलना है। कुल मिला के पुरुषों की सोच को बदलना है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। ठीक है। तो ये पंचायती राज मंत्रालय ने निर्भया
चेतन ऐप कहना चाहिए पहल लॉन्च की गई है ताकि महिलाओं को ज़मीनी स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़े, क्योंकि लेगिंग असमानता के कारण ही भारत में जब सरपंच का चुनाव आता है जिसमें 33% जो सीटें होती है ना, तो 33% आरक्षण होता है वो महिलाओं को प्रदान किया जाता है। लेकिन पंचपति या सरपंच पति की एक भूमिका होने के कारण जब महिला निर्वाचित होती है या कहना चाहिए वो सरपंच या पंच बनती है तो वो काम नहीं करती, उसके पीछे उसका जो पति या पुरुष है वो काम करता है। महिलाएं इसमें अपने अधिकारों का और अपने जो कर्तव्य का वो निर्वहन ही नहीं करती है ना, क्यों? क्योंकि उसके अधिकारों को और उसके कर्तव्य को पूर्ण रूप से दबा दिया जाता है। तो इसी को देखते हुए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है ये निर्भय चेतना पहल शुरू की गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पंचायती मंत्रालय द्वारा जनप्रतिनिधि के लिए जो है लखपति दीदी योजना लेके आई गई थी। पंचायतों में 33% आरक्षण दिया जाता है और साथ में जो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्भय चेतना ऐप आई गई है इसमें लगभग 17.5 लाख गाँवों में जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड किस कंपनी के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड जो है कंपनी भेल के सहयोग से जो है कहना चाहिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के थ्रू जो है इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, भेल। अब बात करते हैं कि इस एंटी ड्रोन तकनीक से भारत की जो रक्षा सुरक्षा जो है उसको मजबूती प्रदान करेगा, आत्मनिर्भर और आधुनिक जो तकनीकी से लैस होगा रक्षा, हमारा जो रक्षा क्षेत्र है। और अवैध जो ड्रोन है ना, अवैध ड्रोन घुसपैठों को रोकने के लिए ये स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है बेल के द्वारा। ठीक है, तो बात करें अब किसकी, एंटी ड्रोन सक्षम के बारे में। तो एंटी ड्रोन सक्षम का निर्माण तो अभी हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर या कहना चाहिए बहुत सारे ऑपरेशन के थ्रू जो है ड्रोन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहना चाहिए एक तरीके से आर्मी क्या करती है, इन ड्रोन के माध्यम से डाटा इकट्ठा करती है ना, और इस पर काम कर कर दुश्मन देश की सीमा में जाकर जो है एक तरीके से अटैक करती है। तो इसका जो मुख्य रूप से जो यूज़ किया गया था वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर किया गया था। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहलगाम अटैक के बाद सिंधु जल समझौता किस तारीख को और किस साल समाप्त कर दिया गया था या रद्द कर दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ी किस तत्व पर आधारित है? तो दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु जो घड़ी है वो थोरियम 229 पर आधारित है। मतलब कुल मिला के परमाणु घड़ी को रिप्लेस करके थोरियम 229 जो है एक कार्यशील परमाणु घड़ी बनाई गई है। ठीक है, इसका मतलब परमाणु घड़ी की अपेक्षा जो थोरियम 229 कार्यशील परमाणु घड़ी है वो भविष्य में अत्यधिक सटीक समय माप, नेविगेशन, उपग्रह तकनीकी और डार्क मैटर रिसर्च में मददगार साबित होगी, है ना। तो कुल मिला के वास्तविक समय में जो कहना चाहिए एक तरीके से जो सटीकता है ना, तो वर्तमान में जो उपलब्ध परमाणु घड़ियां है उससे अधिक विश्वसनीय कौन सी ये घड़ी, थोरियम 229 कार्यशील परमाणु घड़ी। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो इसका निर्माण चाइना वाले ही करते हुए ऐसा। ठीक है, तो चाइना में, और चाइना का पहला थोरियम से संबंधित परमाणु रिएक्टर का निर्माण किया है। ठीक है, ना तो यूएसए के पास है, ना इंडिया के पास है, ना रशिया के पास है, लेकिन दुनिया का पहला जो परमाणु रिएक्टर बनाया थोरियम आधारित वो बनाया किसने? चाइना ने। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे पीएन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निश्चित ही आपको इस चैनल के माध्यम से मदद अवश्य मिलेगी। थैंक यू।